इस वीडियो में हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के पेपर के सॉल्यूशंस की बात करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि हवा में ही क्वेश्चन को बस बता के निकल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन का एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा। और जो भी आंसर्स बताए जा रहे हैं, हमने कोशिश की है कि हमारी तरफ से जितना सही हो सके उतना सही आंसर प्रोवाइड करें। और अगर आपको लगे कोई आंसर अलग होना चाहिए या फिर आपको लगता है कि उसका आंसर कुछ और होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर मेंशन करें। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में आपको कहा गया था कि NVA-MP पर आपको आना है। और कहाँ से आना है? GVA-MP से। तो GVA-MP से आपको NVA-MP पे आना है। तो ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डेप्रीसिएशन को माइनस करते हैं। तो डेप्रीसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पब्लिक गुड इनमें से कौन सा नहीं है? तो पब्लिक गुड ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी सर्विसेज हैं जो लगभग सबके लिए होती हैं, किसी एक की नहीं होती हैं। तो फ्री वैकेंसीज प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पब्लिक गुड है क्योंकि ये किसी एक के लिए नहीं है। डिफेंस सर्विसेज जो मिलिट्री दे रही है वो सिर्फ एक बंदे को थोड़ी प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसे ही परचेज ऑफ रेलवे टिकट बाय एन इंडिविजुअल, तो ये आपने खुद के लिए रेलवे टिकट लिया है, इसका यूज़ कोई और थोड़ी करेगा, तो ये एक पब्लिक गुड नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एक्टिवली इंटरेक्ट अंडर, तो देखिए जहाँ पे मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इंटरेक्ट करेंगी और रेट ऑफ सिस्टम जो जनरेट होगा तो वो कौन सा होता है? वो फ्लेक्सिबल वाला होता है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन थी। डिफ्लेशनरी गैप, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री में इंक्रीज रेपो रेट। डिफ्लेशनरी गैप चल रहा है। अब डिफ्लेशनरी गैप का मतलब ये है कि डिमांड कम हो गई है, और अगर रेपो रेट बढ़ गया, और रेपो रेट बढ़ने से लोन महंगे हो जाएंगे भाई, क्योंकि बैंकों को हाई इंटरेस्ट पे RBI से लोन मिलेगा, तो आगे जो लोग हैं उनको भी महंगा मिलेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाती है। गवर्नमेंट डिफ्लेशनरी गैप को रिड्यूस कर सकती है अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करती है तो, हाँ, क्योंकि इससे लोगों के हाथों में पैसा जाएगा और फिर लोग डिफ्लेशनरी गैप कम करेंगे डिमांड को बढ़ाकर। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अभी तक इस क्वेश्चन पेपर में जो भी टिक लगे हैं वो बिल्कुल सही लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए बिल्कुल सही है कि रेफरेंस लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तो केंजियन थ्योरी में रेफरेंस लाइन की अगर हम बात करें तो ये देखिए 45 डिग्री पर जो बनाई जाती है ये रेफरेंस लाइन है। और डेटा प्रेजेंट के यूनियन बजट में टोटल रिसीप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट अदर देन बोरोइंग्स, और टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं 20 लाख, और सॉरी टोटल रिसीप्ट्स हैं गवर्नमेंट की अदर देन बोरोइंग्स 20 लाख करोड़, और टोटल एक्सपेंडिचर हैं 45 लाख करोड़। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमें कौन सा डिफिसिट देता है? फिस्कल डेफिसिट। ए नहीं है, बी है। एक पे टिक लग गया है, बी आंसर है इसका। अरे यार, बी। ठीक है, तो NCERT में साफ साफ मेंशन है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। सेम ये डेफिनेशन है कि जो डिफरेंस है रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स और टोटल एक्सपेंडिचर का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम एग्जिबिट्स कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम। देखिए MPC क्या होता है? MPC होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई है ये। तो ये क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन विद चेंज इन इनकम। और APC क्या होता है? APC हमें बताता है कि C अपॉन वाई कि यूनिट इनकम के हिसाब से कितनी कंजम्पशन हो रही है। तो APC ऐसा बताता है, MPC थोड़ी ऐसा बताता है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो जाती है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो जाएगी। और नेशनल इनकम ऑफ कंट्री में कहा गया है कि द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द कंजम्पशन इज ऑलवेज मोर देन द इंक्रीज इन द इनकम। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया? प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम इन कंजम्पशन इज ऑलवेज मोर देन इंक्रीज इन इनकम। कहने का मतलब यहाँ पे इंक्रीज इन कंजम्पशन मतलब डेल्टा C और डेल्टा वाई। और डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है? MPC होता है। और MPC आपने देखा है
एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों को जोड़ के 1 होता है, और एमपीसी स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन है और वो ऐसे कुछ रहती है, और उसका एंगल कितना है 90 से कम ही रहता है ना। तो एमपीसी की वैल्यू आपने देखा होगा 0.8, 0.2। तो हमेशा डेल्टा सी की वैल्यू आप देखेंगे डेल्टा वाई से क्या रह रही है कम रह रही है, ठीक है। यहाँ लिखा ऑलवेज मोर रहेगी, तो ये फॉल्स हो जाता है। तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाता है। टू सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से। टू सेक्टर इकोनॉमी है तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सी प्लस आई, ठीक है। और इक्विलिब्रियम होता है तब आई इज इक्वल टू एस होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फॉरेन एड्स आर कैपिटल रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं यार, फॉरेन एड्स कैपिटल रिसीप्ट थोड़ी है, फॉरेन एड्स तो रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाएंगी ना। और डिसइन्वेस्टमेंट्स में लीड टू डिक्रीज इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। जी हाँ, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, ट्रू है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में से अपने शेयर्स बेच देना प्राइवेट लोगों को, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल हुआ। इससे एसेट्स क्या हो रही हैं गवर्नमेंट के, कम हो रहे हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है करंट अकाउंट सरप्लस। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस कब होगा करंट अकाउंट का, जब एक्सेस होगा रिसीप्ट्स ऑन करंट अकाउंट ओवर पेमेंट्स ऑन करंट अकाउंट, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया था स्टेप्स परटेनिंग टू द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। खैर ये तो यहाँ पे नेशनल इनकम निकालने के स्टेप्स वगैरह लिखने थे, 3 नंबर का था। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा मुझे और मैंने कोशिश करी इसको सोल्व करने की, टाइम भी काफ़ी लिया, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे पूछा गया है कि चेंज इन रियल जीडीपी, और कहा गया है कि 2021 एज अ बेस ईयर मान के। तो देखिए नॉमिनल जीडीपी एट एडजस्टेड टू बेस ईयर प्राइस, यानी कि ये क्या है, रियल जीडीपी है। रियल जीडीपी 2021 का 5000 और 2022-23 का 6000। तो चेंज कितना हुआ, 1000 का, और डिवाइड बाय इनिशियली कितना था 5000, और इनटू में क्या कर देना है 100। तो यहाँ से परसेंटेज चेंज आपको मिल जाता है, 20% इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रिजल्ट वाज हायर इंटरनेशनल प्राइसेस फॉर फर्टिलाइजर्स एंड फ्यूल। ठीक है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ कंट्रीज़ का, तो क्या हुआ कि इंडिया को इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं फर्टिलाइज़र या फ्यूल के ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। अब ये बताना है कि इंडिकेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो इस केस में गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ाई, तो क्या किया यहाँ पे, वो स्टेबिलिटी वाला जो ऑब्जेक्टिव है मेंटेन करना कि स्टेबिलिटी रहे, डिमांड सप्लाई ठीक ठाक रहे, डिफ्लेशन इन्फ्लेशन ना हो, तो ये वाला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है गवर्नमेंट का, ये आपको एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में बात किया गया है कि इंडियन इकोनॉमी में शार्प टर्न अराउंड हुआ है ड्यूरिंग 2024 विद FDI इनफ्लोज और नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में अंतर, यानी कि FDI और FPI में अंतर बताना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FPI में। ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन विच अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स विल बी गिवन, ये कौन से वाले अकाउंट में जाएंगे। भाई FDI वगैरह हो रहा है तो यहाँ पे कंट्री का एसेट्स बढ़ रही हैं, तो ये कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्यों जाएगा, एसेट्स में चेंज आ रहा है ना, एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज आता है तो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में जाता है ये। उसके बाद एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, BOP में आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस किस लिए होती हैं, BOP को बैलेंस करने के लिए, ऑटोनोमस होती हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए। हाँ, सिर्फ इतना नहीं लिखना, 4 नंबर का है, और भी पॉइंट्स लिखने थे, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, इसका आंसर तो डायरेक्टली आपको बुक से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब अच्छा लगा क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन है। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम फॉर इकोनॉमी ए। ब्रेक इवन लेवल कब आता है, जब सेविंग्स जीरो होती है, यानी कि जितनी एग्रीगेट डिमांड है उतनी ही
यूँ कह लीजिए कंजम्पशन, एडी क्या होता है हमारा सी प्लस आई, ठीक है। और ब्रेक इवन लेवल पे क्या होता है, सेविंग्स जीरो होती है, तो सेविंग्स जीरो होती है तो एडी वालों को भी गोली मारते हैं। सेविंग्स जीरो है देखिए, तो y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। ब्रेक इवन लेवल पे क्या होगा, सेविंग्स जीरो है और सेविंग्स जीरो तो y इज इक्वल टू सी हो जाएगा, और y इज इक्वल टू सी हो जाएगा तो c का फॉर्मूला होता है सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। यहाँ पे सी बार की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी कितनी, 400, तो यहाँ सी बार की वैल्यू आप 400 पुट करेंगे और बाकी बी की वैल्यू यानी कि एम पी सी की वैल्यू 0.8 गिवन थी। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं देखिए तो क्या आंसर बनता है, तो एक बार दोबारा से थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं और सोल्व करते हैं। हाँ, तो हम बात क्या कर रहे थे, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ब्रेक इवन लेवल पे एस जीरो है तो y इज इक्वल टू सी हो जाएगा, और सी और हमारा होता है सी बार प्लस बी वाई। वाई निकालना था, इसको इधर ले जाते आप, तो y माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी बार। y कॉमन ले लेते, y कॉमन लेने के बाद वन माइनस बी इज इक्वल टू सी बार हो जाएगा, और y का आंसर हमारे पास आ जाएगा सी बार अपॉन वन माइनस बी। सी बार क्वेश्चन में गिवन था 400 और वन माइनस बी, बी हमारा 0.8 है, 0.8 है तो वन उसमें से माइनस करेंगे 0.2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सोल्व करके 2000, ठीक है। तो 2000 आंसर आ जाएगा वाई यानी कि इनकम, वही निकालना था हमें। और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर इकोनॉमी बी, अच्छा इक्विलिब्रियम है, जब इक्विलिब्रियम होता है तब ए डी इज इक्वल टू ए एस होता है, तो ए डी इज इक्वल टू ए एस, तो ए डी इज इक्वल टू ए एस हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, इनकम निकालना है। चलिए ए डी इज इक्वल टू ए एस, और इक्विलिब्रियम पे ए डी हमारा क्या होगा, ए डी होगा सी प्लस आई। और क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू वाई भी याद रखिए, वाई भी होता है ना, जितना ए एस इज इक्वल टू वाई होता है, तो ए डी की जगह ए एस की जगह वाई, तो इस जगह पे हम ए डी की जगह पे क्या भर सकते हैं, वाई भर सकते हैं, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू वाई इक्विलिब्रियम पर सी प्लस आई। बस फिर से बात बन गई। देखिए अब क्या करना था, वाई और सी की जगह सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, तो इस इक्वेशन का आपको ध्यान रखना था। ये जो मैंने बनाई अभी, y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, इसे सोल्व करके हमें y मिलेगा। वो कैसे, देखिए सी बार की वैल्यू गिवन आपको 400, बी एम पी सी 0 पॉइंट कुछ दे रखा है, कहाँ गया, इरेजर से मिटाना पड़ेगा, 0.6 दे रखा है बी के लिए, तो सी बार की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है 400, बी की वैल्यू बी फर्म के लिए 0.6, आई भी गिवन है, आई कितना है इसमें 2000। बस फिर वैल्यू भरिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो कर देते हैं। चलिए y इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। y निकालना है तो इसको इधर भेज देते हैं पहले हम, y माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बचेगा, सी बार की वैल्यू 400, आई की वैल्यू 2000, यहाँ से y कॉमन लेंगे, वन माइनस बी बचेगा, वन माइनस बी यानी कि 1 माइनस 0.6। चलिए पूरा ही सोल्व कर देते हैं, ये 2400, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2400 डिवाइड बाय 1 माइनस बी, और सेकंड फर्म के लिए बी फर्म के लिए b 0.6 है, तो 1 माइनस 0.6 0.4, तो 2400 डिवाइड बाय 0.4, पॉइंट हटाइए 6000 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था इकोनॉमिक डाउनस्ट, इतना बड़ा क्या दे रखा है ये, अच्छा ठीक है, तो एक कंडीशन दे रखी है इकोनॉमी में, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कम हो गया है, तो कंट्री के ग्रोथ वगैरह जो है प्रॉब्लम आएगी इसमें, और कुछ मेजर्स, यानी कुल मिला की एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ेगी इस पर ध्यान देना है।
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, गवर्नमेंट खर्चा करना शुरू करेगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट खर्च करेगी तो अपने आप पैसा एक तरह से इकोनॉमी में रिलीज़ होगा, पैसा लोगों के पास जाएगा, डिमांड बढ़ेगी ना। तो ये सारे फैक्टर्स 4 पॉइंट लिखने थे ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि एक कंट्री में रूटीन इकोनॉमिक ऑपरेशंस की बात करें तो उसके लिए एक स्टेबल मीडियम चाहिए जो ट्रांजैक्शंस को कर सके स्मूथली। तो फंक्शन ऑफ मनी कौन सा यहाँ पे फंक्शन ऑफ मनी है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम हो रहा है यहाँ पे एक तरह से। तो उसे मेंशन करना था कंपोनेंट्स और मीनिंग ऑफ एमआई मेजर, तो वो सीडी डीडी ओडी ये सब। उसके बाद तो फॉर्मूला आपको बताना था क्रेडिट मल्टीप्लायर का, तो ये क्वेश्चन भी आसान था, मतलब डायरेक्ट था, आसान तो तब था जब आप पढ़ के गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको निकालना क्या था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो पहले क्या करना था आपको, टोटल सेल्स कितनी हुई है। फर्म ए की बात करते हैं, फर्म ए ने कितना वैल्यू ऐड किया भाई, उसने बेचे 2000 का सामान बी को और सी को, तो फर्म ए द्वारा वैल्यू एडिशन हो गया 2000 प्लस 1200। उसके बाद फर्म बी ने क्या किया, फर्म बी ने, और फर्म ए ने कहीं से खरीदा कुछ नहीं, फर्म ए का इंटरमीडिएट कॉस्ट कुछ नहीं है। बी की बात करते हैं, बी ने 1100 का बेचा और 3500 का फिर बेचा, ठीक है। सी ने क्या किया, सी नहीं बेचा है। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, सेल्स, ए की सेल्स हो गई, देखिए 2000 प्लस 1200 3200, और ए की इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होगी, ए ने बी से खरीदा है 1100 का सामान, तो ये लेस भी करना है आपको। अब बी की बात करते हैं तो बी ने खरीदा कहाँ से है भाई, 1100 का और 3500 का बेचा, तो ये हो गया ए का वैल्यू एडिशन। बी का हो जाएगा 3500 प्लस 1100 तो 4600, और बी ने खरीदा भी है, देखिए बी ने कितना खरीदा है भाई, बी ने खरीदा है ए से 2000 का सामान, तो 2000 लेस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही अब कौन रह गया, सी, सी कहाँ गया, सी ने सिर्फ बेचा है 57,000 का, सी ने 57,000, अरे 57 नहीं 5700 का बेचा है, और ख़रीदा कहाँ है भाई, एक तो 1200 का ये खरीदा उसने ए से, और 3500 का ये खरीदा, तो इसका हो गया 4700, तो ये हो गया सी का वैल्यू एडिशन, ठीक है। ये सी का है, ये ए का है, कैसे लिखें, कलर चेंज करके लिखते हैं, ये ए का वैल्यू एडिशन, ये बी का वैल्यू एडिशन। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू एडिशन हो गई इनकी, बस फिर अब कितना बनेगा, ए का हो जाएगा 3200 माइनस 1100, तो हो जाएगा इसका 2100, ए का वैल्यू एडिशन कितना हो गया, 2100 हो गया। बी का 4600 में से 2000 माइनस कर देंगे तो 2600, तो बी का हो गया 2600। सी का 1000। अब बस तीनों को ऐड कर देते हैं, तो 2600 प्लस ए बी सी तीनों को ऐड कर देते हैं, 2100 2600 और ये 1000, तीनों ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 5700 आ गया भाई। 5700 में से क्या करना है, डेप्रिशिएशन माइनस कर देना है 120, तो 5700 में से 120 माइनस कर देना है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं है तो ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 57 माइनस 120। अगर कहीं मिस्टेक लगे तो आप बता सकते हैं हम क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लेंगे। इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 2000 न्यू स्कूल्स प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन इन अ नेशन ऑन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड ये तो बताना है कि जीडीपी पे क्या असर पड़ेगा और वेलफेयर वगैरह। तो भाई एक तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, अच्छा एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, तो जीडीपी बढ़ेगी, वैल्यू एडिशन हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, वेलफेयर बढ़ेगा, ये सब बताना था इसमें। क्या सारे कंज्यूमर गुड्स ड्यूरेबल इन नेचर होते हैं, सारे कंज्यूमर कंज्यूमिंग कंजम्पशन गुड्स नहीं भाई,
कंजम्पशन गुड्स ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे ड्यूरेबल हों, ये तो फॉल्स है। और उसके बाद एक्सप्लेन करना था एग्जांपल वगैरह दे के, जैसे एग्जांपल कंजम्पशन गुड्स में क्या आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो कंज्यूमर यूज़ करता है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ना, तो वो तो खाने पीने की चीज़ें भी यूज़ कर रहा है, तो वो ड्यूरेबल थोड़ी हैं। तो इस तरह से एग्जांपल दे के आप इसका आंसर लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड का था, तो इसमें आपको क्या करना था, देखिए इसमें सबको प्लस कर देना था पहले। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आपका प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, ये रहा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ग्रोस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल वाला, पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद ये एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स, ये लेस होगा क्योंकि एक्सेस ऑफ इंपोर्ट है, तो इन सबको आप पहले प्लस करते, यहाँ तक प्लस करने के बाद आपको जीडीपी एमपी मिलता, निकालना क्या था, एनएनपीएफसी। तो एक बार मैं प्लस कर लेता हूँ, तो इन सबको प्लस करके देखिए आता है 7260। कहाँ तक प्लस किया गया है, यहाँ से लेके 7th आइटम तक, तो 7th आइटम तक आपको सारे प्लस करने थे। इसके बाद आपको मिलता जीडीपी एमपी, और इसकी वैल्यू कितनी आती, जीडीपी एमपी, इसकी वैल्यू आती 7260। फिर आपको क्या करना था, एनएनपीएफ से निकालना था, इसके लिए आपको डेप्रीसिएशन माइनस करना था। डेप्रीसिएशन आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 440 गिवन था। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना था, लेकिन वो नेगेटिव गिवन है तो फिर वो लेस ही होगा, -250। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने थे, जो कि -240 हो जाएंगे। तो 7260 में से ये तीनों चीज़ें माइनस कर दीजिए, 440, 250, 240, तो फाइनल आंसर 6330 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स, एक स्पेशलाइज्ड क्रॉप के अलावा अगर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स लगाते हैं तो इसे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्या बोलेंगे, क्रॉप्स बोलेंगे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी कुछ लोग कह रहे हैं, देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तब होगा जब उसमें डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होगा ना कि आप खेती कर रहे हैं, मछली पाल रहे हैं, पोल्ट्री का काम कर रहे हैं, ये डाइवर्सिफिकेशन हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। उसके बाद है 19th में पीपल स्पेंड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लेबर एंड अदर मार्केट्स। जी हाँ, बिल्कुल सही, कि लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं पैसा, इंफॉर्मेशन लेते हैं कि भाई लेबर या अदर मार्केट्स में क्या चल रहा है। एक्सपेंडिचर ऑफ इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। अब क्या मतलब हुआ, देखिए लोग पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, भाई ये जानने के लिए कि लोगों को काम करना पसंद है कि नहीं है, किस मार्केट में कितने लोग अवेलेबल हैं, सही लोग अवेलेबल है कि नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, चाहे वो लेबर हो चाहे कोई मार्केट हो, क्योंकि हमें हायर करना है, मतलब जिसे हायर करना उसी, तो वो खर्च करेगा ना पैसा, तो इसलिए असर्शन सही है। अब क्यों खर्च करते हैं, देखिए रीज़न क्या है कि एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। भी पैसा इसलिए खर्च कर रहे हैं ताकि जो स्टॉक है ना उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सके ह्यूमन स्टॉक का, तो इसलिए एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, तो रीज़न भी सही है। और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं, जी हाँ बन तो रहा है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिया ने सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया, तो 1990 तक सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया, तब तक 7 5 ईयर प्लान्स बन चुके थे, बी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। उसके बाद इनकरेक्ट रूरल बैंकिंग सिस्टम, तो ये देखिए ये वाला सबसे गलत था, डी वाला, कि रूरल बैंकिंग सिस्टम इंडिया वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ नाबार्ड के अंडर काम करता है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर थोड़ी काम करता है, मतलब सिस्टम चलता है, तो इसलिए डी ऑप्शन गलत है इसका। और ये भाई इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग इन्वायरमेंट का फंक्शन कौन सा नहीं है, तो इन्वायरमेंट हमें रिसोर्सेज देता है, खैर ये तो आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, वेस्ट एब्जॉर्ब करता है, लाइफ सस्टेन करता है,
क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब थोड़ी करता है, वो तो हम ख़राब कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन बैंक्स को बढ़ा दिया गया था 74% तक। जी हाँ, ये तो सही बात है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अलाउ कर दिया गया था 1991 के बाद, ये भी ट्रू है। अब देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, ये भी हुआ था और ये भी हुआ था, तो अपनी अपनी जगह पे सही है। ये नहीं कि इसका असर्शन का ये रीज़न है कि 74% बढ़ाया गया तो इसलिए अलाउ किया गया FII, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। उसके बाद है कि एक इमेजिनरी इकोनॉमी है, वहाँ पे सिचुएशन क्या है कि रियल GDP जो है वहाँ पे वो बढ़ रही है, लेकिन जॉब्स नहीं बढ़ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ रही हैं, तो भाई जॉबलेस ग्रोथ हुई ना ये, तो डी आंसर इसका आंसर है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। ब्रिटिश पॉलिसीज लेड टू ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। अरे भाई ऐसा किया होता तो मज़ा नहीं आया था कि ब्रिटिशर की पॉलिसीज से अगर बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में इंडियन इकोनॉमी में तो अच्छा रहता, बट ऐसा हुआ थोड़ी था। उन्होंने तो जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज़ थी यहाँ की वो भी बंद ही करवा दी, तो एम्प्लॉयमेंट की जगह अनएम्प्लॉयमेंट करवा दिया उन्होंने, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। रियल मोटिव ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वाज टू बेनिफिट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। अरे वाह, क्या बात कह रहे हो, नहीं, इंटरेस्ट ऑफ इंडिया थोड़ी खुद के इंटरेस्ट खुद के फायदे के लिए कर रहे थे, तो स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 26, परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज मेंटेन्ड एज बफर स्टॉक। जी हाँ, तो जो गवर्नमेंट खरीदती है MSP पर, उसको बफर स्टॉक की तरह रख लेती है ताकि इमरजेंसी कंडीशंस में या जब जरूरत पड़े तो वो यूज़ कर सके उस स्टॉक को, तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेफ गार्ड्स द फार्मर्स। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या करता है कि अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस गिर जाते हैं तो वो फार्मर्स को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू किया जाता है, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कहाँ है भाई? सी आंसर है इसका। उसके बाद है कि सिमिलैरिटीज़ इन पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिसीज़ में क्या सिमिलैरिटीज़ थी? ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या बात है, दोनों में था। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये तीनों अगर देखें डुअल प्राइसिंग पॉलिसी इंडिया में तो नहीं था। कम्यून सिस्टम चाइना में था। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन चाइना में था, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। 28 क्वेश्चन में कहा गया है कि ये बताना था कि कैसे मतलब अंग्रेजों ने इंडिया को लूटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडियाज रिसोर्सेज वगैरह, और ब्रिटेन को फ़ायदा हुआ, तो सारा रॉ मटेरियल यहाँ से ले जा रहे थे और वहाँ की इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, यहाँ की ख़त्म हो रही थी। अच्छा सा मार्केट उन्होंने ये बना लिया था यहाँ पर, और टैरिफ पॉलिसीज डिस्क्रिमिनेशन कर रखा था, तो ये सारी बातें इसमें लिखी थी। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया अंडर 1991 रिफॉर्म्स, तो इसमें ही बताना था कि PSUs में जो गवर्नमेंट के स्टेक्स थे, शेयर्स थे, उन्होंने बेच दिए। क्यों किए? वही प्राइवेटाइजेशन क्यों लाया? भाई लॉस में चल रही थी और करप्शन बढ़ गया था, ये सब बातें लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट 29। अरे क्या है, कोई न्यूमेरिकल है क्या? नहीं यार, इसमें क्या पूछा गया था कि कंट्रीब्यूशन टू GVA और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। इसमें बस आपको थोड़ा सा मतलब इस डेटा को देख के कंपेयर करना था या बताना। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है 24%, और जो वर्कफोर्स है पाकिस्तान का वो 41% इसमें लगा हुआ है, जबकि इंडिया में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम है, 16% ही है, जबकि इंडिया में वर्कफोर्स पाकिस्तान से ज़्यादा इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में। तो ये सब बातें देखकर ये एक्सप्लेन करनी थी चीज़ें। तो ऐसी इंडस्ट्री को लेकर आप बता सकते थे, सर्विसेज को लेकर बता सकते थे। 3 नंबर का था, तो एग्रीकल्चर को लेकर एक बार एक्सप्लेन कर देना था, इंडस्ट्री को लेकर, ऐसे ही सर्विसेज को लेकर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था चाइना के बारे में, काफ़ी कुछ दिया हुआ है इसमें। तो इसमें आपको बताना है कि रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय इंडिया एंड चाइना, घुमा फिरा के बताना है कि क्या क्या रिफॉर्म्स किए चाइना और इंडिया ने। तो वही जो
GLF वगैरह था 1978 से पहले वाला, 1978 के बाद वाला सिस्टम चाइना में, और इंडिया में वो 1991 वाला LPG वाला। ये सब बातें बतानी थी। 4 नंबर का था तो उसके हिसाब से आप 2-2 पॉइंट लिख सकते थे दोनों के। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में अंतर था, ये तो आप लिख देते। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन वगैरह, माइक्रो क्रेडिट, रूरल, तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट बुक में से था। और आगे बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन पर। इंडियन इकोनॉमी में सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस टुवर्ड्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स इन रिसेंट ईयर्स। ट्रू, फॉल्स है ये तो ना। क्या हुआ है, फॉर्मलाइजेशन थोड़ी बढ़ा है, इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ा है। तो फॉल्स है। क्यों बढ़ा है, रीज़न लिख देने थे कि कंपनीज आजकल क्या करती हैं, काम करवाती हैं और एम्प्लॉयज़ परमानेंटली नहीं रखती हैं, बस काम करवाया, या फिर कह लीजिए जैसे आउटसोर्स होता है ना, वो सब से बस काम करवाया उनको, और काम पूरा होते ही उनको निकाल दिया, उसको उनको परमानेंट एम्प्लॉय की तरह नहीं रखती हैं। तो इस तरह से फॉर्मलाइजेशन वगैरह कम हो रहा है, इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है, ये सब बताना था। उसमें क्या था, इंडियन रूरल लैंडस्केप एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन हैज एमर्ज्ड रीजनेबल रिलेटिव टू फिल अप गैप्स इन इनकम। तो इसमें एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन से हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, कि इनकम बढ़ रही है। तो ये तो ठीक था, ट्रू था इसमें। और जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा, फ़ायदा होगा ना, जैसे आप खेती भी करें, पोल्ट्री भी खोल लें, गाय भैंस भी रख लें, तो इससे क्या होगा, आपकी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होती रहेगी। बाकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अगर सही से अप्लाई नहीं करेंगे तो हाँ भाई, इकोनॉमी के लिए नुकसान भी हो सकता है। तो ये सब बातें लिखनी थी। मल्टीलेटरल ट्रेड और बायलेटरल ट्रेड। तो मल्टीलेटरल ट्रेड में क्या होता है, 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है, या एक कंट्री का मान लीजिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ का ट्रेड हो रहा है। और बायलेटरल में तो 2 ही कंट्रीज़ का आपस में ट्रेड हो रहा है। तो मल्टीलेटरल में 2 से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व रहती हैं। उसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में बताना है, उसके फ़ायदे क्या, कॉजेज़ क्या थे और कॉन्सिक्वेंसेस। नवरत्न और मिनीरत्न कंपनी का एग्जाम्पल आपको बताना था। क्या बात है, एग्जाम्पल के 2 नंबर हैं सिर्फ एग्जाम्पल देने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसको नहीं पढ़ते तो भी आपको पता लग जाता है क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है, मीनिंग ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये तो यहीं दे रखा है आंसर, देखिए। इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इधर एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन अ नेशन। ये रहा इसका आंसर। कितने नंबर का था, 2 नंबर का। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी लिख देते ना फिर आप। ऊपर क्या लिख देना था आपको, ये जो भी पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है, एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। अच्छा, रेट है ना, तो 100 नहीं, बस रेशो से काम चल जाएगा। उसके बाद जेंडर डिस्पैरिटीज इन रूरल एंड अर्बन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो इसमें इसका आंसर देखिए, यहाँ से आप देखेंगे कि इसमें अगर आप देखें तो फीमेल, ये देखिए 14.1% का डिक्लाइन था और अर्बन में इतना था, और फिर देखेंगे इंक्रीज़ हो गया 6% से। तो ये क्यों इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है रूरल एरियाज़ में, क्योंकि देखिए महिलाएं कभी काम करने लग जाती हैं तो बढ़ जा रहा है ये रेट, पार्टिसिपेशन रेट, कभी घट जा रहा है। तो ऐसा क्यों, मतलब फीमेल घर की काम करने लग जा रही है, क्योंकि फैमिली कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी, इकोनॉमिक कंडीशंस, तब वो काम पे लग जाती हैं। और जब फैमिली कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक हो जाती हैं तो फिर वो काम छोड़ देती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कभी ये पार्टिसिपेशन रेट बढ़ जा रहा है और कभी घट जा रहा है। यहाँ पे लिखा भी देखिए कि इकोनॉमिक हार्डशिप्स के दौरान वुमेन जॉइन द वर्कफोर्स एंड मूव आउट व्हेन कंडीशंस इंप्रूव। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ से देखकर समझकर आपको लिखनी थी। तो ये थे पॉसिबल आंसर्स। आपके हिसाब से अगर कुछ और आंसर्स हैं तो ज़रूर बताएं आपके आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं, और प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करें ताकि जो भी व्यूअर्स उन्हें देखें उन्हें समझ में आए कि आपने जो आंसर बताया है उसका क्या रीज़न और क्यों आपको लगता है कि वो उसका आंसर है।